सो हेलो माय डियर इंस्टाग्रामचे कॉमेंट्स, कैसन हो रे बाबा, जरा बतावा। उम्मीद है कि सब होंगे मस्त बिंदास झकास। तो इस उम्मीद के साथ निक्कू भैया चलो शुरू करो अब अपनी क्लास। तो निक्कू भैया है, आज क्या खास लाए भाई, क्या खास लाए? तो आज मैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गया हूं भाई। लेक्चर नंबर 2 किसका होगा भैया? ये लेक्चर नंबर 2 तो जाहिर सी बात है आज हम भैया जी ख्याति यानी गुडविल के मेथड्स को भी समझेंगे और गुडविल के टाइप्स को भी समझेंगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं, मगर उससे पहले जरा हाजिरी लगाने वाले हीरोज कौन है भाई? हाजिरी 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 11वीं में मुझे हाजिरी का याद नहीं दिलाना पड़ता, 12वीं में दिलाना पड़ता। बताओ क्या क्या हो गया है? स्टार्ट करें, चलिए। होमवर्क जिन जिन लोगों ने किया उनके नाम मैं बाद में लेता हूं, पहले अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमें आज एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। तो अबाउट गुडविल एंड मेथड्स ऑफ गुडविल यानी ख्याति के अर्थ और मूल्यांकन की विधियां, ये हमें यहाँ पर सीखना है। चलिए, तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ गुडविल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1। अच्छा, ख्याति के बारे में हम जान चुके थे, मेथड्स ऑफ गुडविल हमारा रह गया था, जो कि हम आज करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जितने जितने लोग अटेंडेंस लगाए जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। यही जोश चाहिए अपने को, यही जोश चाहिए। लग रहा है क्लास कैंसिल होगा क्या? अरे सलमान जी, अब मैं आ भी चुका हूँ। कहाँ हुआ? मेथड्स ऑफ गुडविल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज हम मेथड्स ऑफ गुडविल भी करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे। शुरू करें जी। हैशटैग कमेंट्स, हैशटैग कमेंट्स, हैशटैग कमेंट्स। चलिए जी, मैं नाम इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि चैट बहुत तेज भाग रही थी। रति जी ऐसा ना करा करो यार, रति जी ऐसा ना किया करो यार। चैप्टर का नेम गलत है, कल ही मैंने समझाया आपको चैप्टर का नेम हमने क्यों रखा है, कैसे रखा है ना। उसके अंदर क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चैप्टर का नेम बिल्कुल गलत नहीं है, सब कुछ सही है। बस हो सकता है आपकी किताबों से या बाकी चीजों से मैच ना कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। कैसे हो सर आप? अरे मैं बहुत ही अच्छा हूं, उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। स्माइली, क्या बात है स्माइली? अच्छा, किसी और को पढ़ गया वो हेलो कहते हैं। अब ले लो सर नेम। अरे यार, नाम लेने पे मैं फंस जाता हूँ, इसलिए मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मुझे सबके दिख रहे हैं और कुछ तो चैट से ऊपर भाग गए हैं, तो बेचारे कई बच्चे रह जाते हैं। निक्कू भैया की जान, अरे कॉमियंस आप सब मेरी जान है, बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो भैया जी पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट। इसमें से कौन सी चीजें एसेंशियल है कुछ चीजों को छोड़कर? तो 2 पर्सन होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है भैया जी। एग्रीमेंट होना चाहिए, जी हाँ, भले ही ओरल हो रिटर्न हो, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है कि भैया जी इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो, 3:2:1 हो सकता है 4:3:3 हो, 4:2:3 हो, यानी रेशो कुछ भी हो सकता है, इक्वल रहना जरूरी नहीं है। तो यहां पर यही पूछा था, क्या चीज पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है? इसको इंग्लिश को ध्यान से पढ़ेंगे। साझेदारी फर्म के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है, सिवाय, यानी किसके सिवाय बाकी सब इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होना चाहिए, 2 पर्सन होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, पर हमेशा प्रॉफिट बराबर होगा ये जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है जी। तो सी हमारा सही आंसर होगा। बहुत अच्छा और घुमावदार सवाल है ये, है ना। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी बात ट्रू है? तो माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, नहीं, कैन नॉट नहीं है, मे है ना। पार्टनर वैसे तो नहीं रह सकता पार्टनर, लेकिन कुछ कंडीशन थी जिस पर वो पार्टनर बन सकता था, है ना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखिए, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम एज एडल्ट पार्टनर, नन ऑफ द अबव। नहीं, ये वाला आंसर होगा आपका, कि माइनर एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में अगर वो बेनिफिट के लिए हो तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में जो सबसे ज्यादा सही आंसर है वो आपको बताना है ना। ये जरूरी नहीं है कि जो आंसर आप टिक करोगे वो 100% करेक्ट होगा, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में से वो सबसे सही आंसर है तो वही आपको टिक करना है भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो अब अपन आज की कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास टाइप्स ऑफ गुडविल है ना। तो हमारे पास ख्याति के प्रकार कितने होते हैं ना, ख्याति की प्रकृति। तो सबसे पहले है भैया जी डॉग गुडविल, ठीक है जी। तो एक एक करके ये मैं बता देता हूं आपको, ये कहीं और आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके बोर्ड में मिलेगा। तो इनको जरूर पढ़ के जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बोर्ड में आ जाए और आपको ना पता हो, है ना। तो देखिए, डॉग गुडविल क्या होता है? जैसे डॉग होता है ना, कुत्ता, एक डायलॉग चलता है ना, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, व्हाट इज दिस जी, व्हाट इज दिस जी। चलिए जी, तो देखिए होता क्या है कि जैसे डॉग के लिए एक चीज बहुत फेमस है कि वो मालिक का वफादार होता है ना। जिसने उसको खरीदा है या जिसको वो अपना मालिक समझ लेता है उसके लिए जान भी दे देता है। डॉग के ऊपर तो अब इतनी फिल्में बन गई हैं कि क्या बताएं भाई, इंसान से ज्यादा कीमत डॉग की हो गई है। आपने कई बार देखा होगा और आपको कई बार बुरा भी लगता होगा शायद इन चीजों में, लेकिन सबका लक है भाई, कुत्ते की किस्मत है, क्या कर सकते हैं।
तो पॉइंट क्या है भैया जी कि कई बार हम जाते हैं रास्ते में और हमारे सामने कोई इंसान भीख मांग रहा होता है, उसको खाने के लिए ये वो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं ना, या बहुत गरीबी हालत में होता है, बहुत मेहनत करता है, फिर भी पैसा नहीं बना पाता। और वहीं हम देखते हैं कि एक डॉग होता है, बड़ी सी कार में जा रहा होता है, मुंह बाहर करके निकाला होता है ना, उसको मस्त नॉनवेज भी मिल रहा होता है। हालांकि मैं नॉनवेज नहीं खाता तो मैं चाहूँगा कि लोग भी ना खाएं, लेकिन ठीक है, ये तो अपनी अपनी इच्छा है, जो जैसा खाना चाहे वैसा खा सकता है। तो पॉइंट ये है कि भाई उसको मस्त मिलती है चीज़ें, उसको खाना भी मिलता है मस्त, है ना, उसके सामने रखा जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी उसको घुमाने के लिए बड़े बड़े लोग तो नौकर रखते हैं भाई। तो डॉग की किस्मत देखो, कोई कहता काश मेरे पास भी डॉग हो, और इंसान सोचता है कि काश हमें ही डॉग समझ के रख लो, लेकिन क्या करें। तो सबकी किस्मत है भाई, है ना, सबकी किस्मत है। इनफैक्ट जो लोग डॉग लवर्स की जगह हॉर्स लवर्स होते हैं ना, मैंने हॉर्स लवर्स को बड़ा वो देखा है, कहते हैं कि कौन कहता है कि इंसान एहसान फरामोश नहीं होता। जिन घोड़ों ने पूरी जिंदगी उनका साथ दिया, आज देखो घोड़ों के साथ इंसान है ही नहीं। एक्चुअली घोड़ों को थोड़ा पालना भी तो मुश्किल हो जाता है ना यार, इसलिए भी नहीं, पर मैंने ऐसे बहुत सारे पोस्ट देखे। चलो एक अलग बात है, पर मेन मुद्दे की बात क्या है, डॉग। तो डॉग क्या होता है भाई, अपने मालिक का वफादार होता है ना। तो जब कहा जाता है, कई सी फिल्म में आपने डायलॉग सुना होगा, मैन्स आर डॉग्स, तो कई बार फ्लर्टी वाले मैन होते हैं, वो कहते हैं यस बिकॉज वी आर लॉयल टू यू। तो कैसे एक नेगेटिव लाइन को पॉजिटिव में बदला जाए, ये किसी फ्लर्ट इंसान से समझा जाए। तो वही पॉइंट यहाँ पर भी है भाई। तो कुत्ता यानी कि डॉग गुडविल जो है वो स्वामी भक्त होता है। जहां स्वामी जाता है वहां कुत्ता भी साथ जाता है। कुत्ते के स्वभाव वाले ग्राहक दुकान से लगाव ना रखकर उसके मालिक से लगाव रखते हैं। इस प्रकार व्यापार की ख्याति इस प्रकार की होती है कि जब एक निश्चित स्वामी उस व्यापार से जुड़ा रहता है तब तक उसमें ख्याति रहती है, और जब वो स्वामी उस व्यापार को छोड़ देता है तो ख्याति भी स्वामी के साथ चली जाती है। ठीक है जी। यानी बेसिकली पॉइंट ये होता है, जब हम डॉग्स की बात करते हैं तो कहते हैं डॉग बहुत वफादार होता है। जी नहीं, वफादार वो सिर्फ उसके प्रति होता है जो उसका मालिक है, बाकी सबको तो काट खाए अगर वक्त जरूरत पड़ी तो। ठीक है जी। तो कई लोग घर में कुत्ते रखते हैं और कहते हैं हमारा डॉग बहुत प्यारा है, हमारी बहुत चिंता करता है, हमारा वफादार है। हमारा नहीं भैया, वो किसी एक का ही वफादार होता है, बाकी को तो वो सोचता है कि हाँ चलो मालिक के साथ वाले हैं तो मैं भी उनके साथ बिहेव करूँ। तो यही पॉइंट यहाँ पर भी है कि अगर कोई गुडविल जो है वो किसी खास व्यक्ति से जुड़ी हुई है, वो व्यक्ति जहां जाता है उसके साथ जुड़ी हुई गुडविल उसके साथ जाती है, तो इसका मतलब उसे डॉग गुडविल कहा जाएगा। ठीक है जी। तो वो किसी दुकान पे मोहताज नहीं है, उस दुकान में काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो देखिए, ये स्वामी भक्त होता है, स्वामी के साथ ग्राहक भी चले जाते हैं, ग्राहक का लगाव मालिक से होता है, दुकान या व्यवसाय से नहीं होता। ऐसी ख्याति का मूल्य कम होता है ना, इसमें ख्याति का मूल्य कम आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी का तो है ही नहीं ख्याति, कंपनी की गुडविल तो है ही नहीं। अगर कंपनी से वो एम्प्लॉय चला गया तो कंपनी ठड़ाम हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। फिर आता है जी कैट गुडविल। कैट गुडविल का मतलब है बिल्ली पुराने घर को पसंद करती है, चाहे घर का मालिक घर छोड़कर चला जाए। यानी बिल्ली का क्या होता है कि वो एक जगह और स्थान के हिसाब से काम करती है। अगर वो स्थान उसको पसंद आ रहा है, वो जगह उसको पसंद आ रहा है, तो वहीं रहेगी, चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे दुनिया जाए भाड़ में या लग जाए आग, वो अपने घर पर रहती है। यानी कि लोग वहां रहें चाहे ना रहें, वो जहां है वहीं पर रहेगी, पर वह अपने रहने की जगह नहीं छोड़ती, अपने पुराने स्थान को ही पसंद करती है। ठीक उसी प्रकार बिल्ली के स्वभाव वाले ग्राहक व्यवसाय के स्वामी के परिवर्तित हो जाने पर पुरानी दुकान से ही माल खरीदते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई व्यवसाय है, उसमें जो मालिक है वो बदल गया, अब उसके बच्चे उस दुकान को संभालते हैं, तो भी लोग उसी दुकान से जुड़े हुए रहते हैं। अगर इस टाइप की कोई ख्याति है तो उसे अपन कहेंगे कैट गुडविल। मुख्य बिंदु पुरानी स्थान से लगाव, व्यवसाय दुकान से लगाव, स्वामी से नहीं। स्वामी बदलने पर भी ग्राहक नहीं बदलते, ऐसी ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है। यानी कि अगर किसी को गुडविल कमानी है तो कैट टाइप वाली गुडविल कमाओ, ना कि डॉग टाइप वाली गुडविल। ठीक है जी। फिर रेड गुडविल। चूहे का स्वभाव कुत्ते तथा बिल्ली के स्वभाव से भिन्न होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। चूहे के स्वभाव ग्राहक किसी विशेष दुकान अथवा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं रखते। इस तरह व्यापार की ख्याति स्थिति रूप में स्थिर नहीं रहती और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। यानी चूहा होता है, कभी इस बिल में घुसा, कभी उस बिल में घुसा, इस बिल में सांप था तो उस बिल में घुस गया, है ना, यहाँ बिल्ली आई तो वहां भाग गया। तो मतलब यह है कि भैया जी आज मेरा टाइम चल रहा है तो लोग मेरे पास हैं, कल मेरा टाइम बुरा आया तो किसी और के पास चले जाएंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनसे जो ख्याति मिलती है उसे हम चूहे टाइप की ख्याति बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। तो ये ना एक स्थान पे रहती है, ना एक मालिक के साथ रहती है, स्थिति रूप में स्थिर नहीं रहती, किसी विशेष दुकान व्यक्ति के लगाव में नहीं रहती है, आज यहाँ कल वहां। ठीक है जी, जहां मौका परस्ते एक तरीके से।
फिर आती है भैया रैबिट गुडविल। खरगोश केवल आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, वह अपने निवास स्थान से अधिक दूर नहीं जाता। इस स्वभाव के ग्राहक अपने पास पड़ोस की दुकानों से ही वस्तुएं क्रय करना पसंद करते हैं। इस पर स्थान विशेष से संचालन की विधि या व्यापार की प्रकृति इस प्रकार विभाजन से यह स्पष्ट होता है कि ख्याति अनेक तत्वों का मिश्रण है। यानी कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारे पास में जो दुकान होगी, हमें ना मालिक से मतलब ना दुकान से, हमारे पास में जो है, तो हम स्थान के हिसाब से काम कर रहे हैं। खरगोश अपनी जगह को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाता, वहीं वहीं घूमता रहता है, तो उसको जो भी मिलता है वो अपने आसपास देखता है, वो ज्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करता। तो इस टाइप की जो ख्याति आपको मिलती है, क्योंकि आप उस व्यक्ति के पास में हैं। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को आपसे लगाव है या आपकी दुकान उसको बहुत अच्छी लगती है, नहीं, क्योंकि आप उसके पास में है तो वो इसीलिए आपके पास आता है कि कहाँ जाएं यार, क्या गाड़ी निकालूं और कहीं और जाऊं, क्या ऑनलाइन करूं कहीं और जाऊं, इससे अच्छा सामने वाली दुकान से ही खरीद लेता हूँ, पास में ही पास में है, चलना भी हो जाएगा, थोड़ा खा लिया है, गैस बन रही है वो भी भैया आराम से खत्म हो जाएगी है। तो ये सोचकर जो काम करते हैं तो वो रैबिट गुडविल है। तो आस पास के वातावरण से प्रभावित, पास पड़ोसी के दुकान से खरीद, स्थान विशेष का अधिक प्रभाव, अनेक तत्वों का मिश्रण जैसे स्थल, व्यवस्थापन, परिस्थितियां आदि सब। तो इन सब की गुडविल को अपन रैबिट गुडविल कहते हैं। ठीक है सर, MBA, BBA, BCom, भाई BBA के बाद MBA होता है, तो ये तो आपका बेकार ही हो गया। और क्या कर सकते हैं किंजल जी? और CA, CS, CMA कर सकते हो आप, है ना। BCom ऑनर्स कर सकते हो आप, लॉ कर सकते हो आप, है ना। चलिए आगे बढ़े हम अपन, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने हिंदी में समझा दिया तो सच कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश में फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। तो मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, है ना, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वरना टाइम ज्यादा लगेगा, है तो सब कुछ सेम ही। तो देखो, इट इज अ परमानेंट नेचर। कौन सी गुडविल? डॉग गुडविल परमानेंट नेचर की होती है, ये ओनर के साथ रहती है ना। इट अलोंग्स विद द ओनर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशन, ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, इट वैल्यूज रिमेन द सेम, है ना। इसमें सेम वैल्यू रिमेन रहती है, बट मोस्टली ना ये उतनी नहीं, सेम नहीं, मतलब इसमें गिरती हुई रहती है, तो इसलिए इस टाइप की गुडविल अच्छी नहीं होती है ना। तो गुडविल, डॉग गुडविल इज अ परमानेंट नेचर, वेयर एवर इट गोज विद इट, है ना। तो ये सब आपने पढ़ लिया। फिर की पॉइंट्स, अगर आप कैट गुडविल की बात करोगे तो ये प्रेमिसेस यानी जगह के हिसाब से होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन प्रेमिसेस, नॉट ऑन द ओनर, एंड इफ प्रेमिसेस चेंजेस गुडविल में ऑल्सो चेंज। अगर आप घर बदलोगे तभी सब चीजें बदलती है, अदरवाइज नहीं बदलता। इट वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रेमिसेस, ये प्रेमिसेस के ऊपर डिपेंड करती है। Rabbit, it moves from one place to another, the value is not permanent, it does not depend on any particular person, ये किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं करती, ना ही किसी प्लेस पे डिपेंड करती है। इट चेंजेस वैल्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये समय पे डिपेंड करती है कि जिसका समय चलेगा मैं उसका हो जाऊंगा। ठीक है जी, ओके जी। फिर की पॉइंट्स, मोस्ट अफेक्टेड बाय चेंज इन सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस बदलती है तो ये बदल सकते हैं। मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू चेंज इन प्रेमिसेस, greatly affected by change in demand, affected by many factors, nature of the business management, competitor circumstances। ठीक है, तो ये इसके रीजनिंग है। आपको हिंदी में भी दिखा दिया मैंने, इंग्लिश में भी दिखा दिया, तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लीज किसी भी फालतू, अब मैं मतलब इसको फालतू नहीं कहते हैं, लेकिन अब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप BBA, BCom ये सब करेंगे तो सही नहीं है। ठीक है जी। माइस्टिक सर, मेरा नाम का स्पेलिंग सब, अरे इस सब चक्कर में मत पड़ो भाई। ठीक है, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने को यहाँ पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करनी है। टीचर पढ़ा रहा है यार, आप लोग कहीं और ही दुनिया में लगे हुए हो। कोई लॉ की बातें कर रहा है, कोई BCom की बातें कर रहा है, कोई BBA की बातें कर रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। आपको ये बातें कब करनी है, देखो ये भी पता होना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है ये पता होना कि किस समय क्या बात करनी है। ये भी बहुत बड़ी कला है, तो इसको सीखे ना। अभी अपने को ये सब बातें नहीं करनी, वरना आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। चलिए एक बार टमाटर लाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, टमाटर लाएंगे भी आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल रौनक जी, आप की पॉइंट्स लिख लीजिए, बिल्कुल सही है ना। और की पॉइंट्स से ज्यादा बेटर है कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए ना, तो सिर्फ यही लिखो, ये सब की जरूरत नहीं है। तो अपन क्लास में, इसलिए मैंने पूरा नोट्स आपको दिखा दिया, अदरवाइज आपको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी चलिए टमाटर लाइए, आगे बढ़ जाते हैं और सबको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। क्लियर है सर, ओके। चलिए अब आते हैं बारी हमारे पास टॉपिक नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आखिर भैया गुडविल निकालने की जरूरत है क्यों, क्यों निकाले हम ये गुडविल, ये ससुरा गुडविल को हम निकाले का है। तो देखिए, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि भैया जी जो आपके पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में चेंज हो रहा है, तो आपको पता तो करना पड़ेगा ना भाई कि जिन पार्टनर्स के रेशियो में चेंज हो रहा है वो पार्टनर्स के रेशियो में चेंज क्यों हो रहा है ना। ये पता तो आपको करना पड़ेगा, और कितना हो रहा है ना। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा भैया जी, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप उनको पुराने रेशियो में बांटोगे कि नए रेशियो में बांटोगे, कंफ्यूजन रहेगी।
तो अगर किसी भी तरीके से पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है तो चीजें जो बटनी है, पहले 10,000 रुपए इक्वली बटती थी, अब 3:2 के रेशियो में बटेगी, तो किसी को फायदा किसी को नुकसान होने वाला है, तो वो कैलकुलेट करना जरूरी है ना भाई, इसीलिए गुडविल निकालना जरूरी है। अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेने वाला है, कोई पार्टनर हमारे फॉर्म में आने वाला है, तो भाई हम जानना चाहेंगे ना कि भाई वो आ रहा है तो हमारी गुडविल कितनी है, ताकि हम उससे वो गुडविल मांग सके। वरना हमने भाई साहब मान लीजिए 4 साल 5 साल मेहनत करके अपनी गुडविल बनाई, अपनी जगह पे अपनी शाख बन गई, ठीक है भैया जी अपनी शाख बन गई। अब कोई नया आदमी आएगा, कल का आया छोरा हमारी कंपनी में काम करने लग जाएगा और सब उसको जानने भी लग जाएंगे, तो हमारी मेहनत, और वो सीधा सीधा आके फायदा उठा लेगा। तो हमने जो मेहनत की है हम उसके एवज में उससे कुछ तो पैसा लेंगे ना, ऊपर से वो हमारे आके पार्टनर बन रहा है तो हमारा हिस्सा भी ले रहा है। अब हमारा हिस्सा ले रहा है प्रॉफिट का, तो हम उसे कुछ तो पैसा वसूलेंगे, तो उस वसूलने के पैसे को कैलकुलेट करने के लिए हमें गुडविल निकालना जरूरी है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ऐसे ही रिटायरमेंट होगा और डेथ होगा, तो जो पार्टनर डेथ कर गया, रिटायर कर गया, वो कहेगा भाई मेरी गुडविल तो मुझे लौटाओ, जो इतने साल मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की, जो मैं अपना प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हें देकर जा रहा हूँ, इसके एवज में कुछ तो पैसे मुझे दो। तो फिर हमें उसके लिए भी गुडविल निकालनी जरूरी है। अगर आप अपना बिजनेस को बेचना चाहते हो तो गुडविल निकालना जरूरी है, कल हमने इसको सीख लिया था। या अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म, अमलगमेशन मतलब मिल जाना, 2 फर्म्स आपस में मिलती हैं। जैसे मैंने किसी को पूरा खरीद लिया, तो जैसे ए कंपनी थी, ए कंपनी ने बी कंपनी को क्या कर लिया, खरीद लिया, तो ए बी कंपनी हो गई, ठीक है जी। या फिर हमने क्या किया, हमारा नाम था ए बी कंपनी और एक थी सी डी कंपनी, अब हमने क्या किया भैया जी, इनको पूरा ही खरीद के नाम भी अपना वाला ही रख लिया, तो मान लो ए बी कंपनी। अब यहाँ ए और बी आपस में मिल गई और नाम हो गया ए बी। यहाँ पर ए बी कंपनी है, उसने सी डी को खरीद लिया, ठीक है जी, तो ए बी नाम ही रहा लेकिन सी डी इससे बिक गई। तो इस टाइप की चीजों को अपन करते हैं। तो भैया दोनों कंपनी आपस में अपनी गुडविल भी तो निकालेंगी, ताकि गुडविल कितनी जुड़ रही है वो भी तो पता चले, गुडविल कितनी वैल्यू है ना। तो इन सब रीजंस की वजह से हमें गुडविल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रेशो चेंज होगा तो किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। अगर एडमिशन होगा तो उससे हम कितना गुडविल का पैसा मांगे, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा तो उसे कितनी गुडविल का पैसा दें। अगर एक फॉर्म आप बेचने वाले हो तो आप खरीदने वाले से कितना गुडविल का पैसा मांगोगे, उसके लिए कैलकुलेशन जरूरी है। या फिर अगर आप 2 फर्म्स को मिलाने वाले हो, अमलगमेशन मतलब 2 फर्म्स का मिलना, अगर 2 फर्म्स मिलेंगे तो इसकी गुडविल कितनी है, इसकी गुडविल कितनी है, पता तो होनी चाहिए, तभी तो हम टोटल गुडविल निकाल पाएंगे। तो इन सब रीजंस की वजह से आपको गुडविल निकालना जरूरी है। तो वर्तमान साझेदार के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो उस समय निकालना पड़ेगा। एक नए साझेदार का प्रवेश होगा तो निकालना पड़ेगा। साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु हो जाए तो निकालना पड़ेगा। व्यवसाय की बिक्री होगी तो निकालना पड़ेगा। या 2 फर्मों का सम्मेलन होगा, यानी आपस में मिलेंगे तो भी हमें निकालना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा तो भैया जी इसके कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को आपको समझना है। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। क्या आपको 11th क्लास में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और व्यापार खाता याद है? अगर वो याद है तब तो ये टॉपिक इजी लगेगा, नहीं तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, जो चैट में बातें करेगा और इधर उधर की बातें करेगा वो फिर कॉन्सेप्ट से भूल जाएगा, फिर बाद में उसको ही प्रॉब्लम आएगी। हमको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी पर उसको आएगी। और ध्यान रखना, टॉपर कोई ना कोई तो बनेगा ही बनेगा। इस दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी टॉपर नहीं है। टॉपर तो है ही इस दुनिया में। 5% लोग, 4% लोग टॉप करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो अपनी मेहनत चुपचाप शांति से करते रहते हैं। बाकी लोग टॉप करेंगे कि नहीं ये उन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, याद है तो वेरी गुड। अब याद है तो मैं आपको बताता हूं, हम ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, ठीक है। ठीक है, तो एक छोटा सा आपको याद दिला देता हूं। इस साइड पे आता था बाय सेल्स, ठीक है जी। फिर आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। फिर यहां पे अपन इसकी टोटलिंग कर लेते थे, है ना। यहां पे आता था टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। ये आ जाता था अपना। याद आ रहा है सबको, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपके कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, वेजेस, ये सब चीजें आया करती थी, ठीक है। स्टेट रैंक 1 लाने पर क्या गिफ्ट दोगे? भाई मैनेजमेंट बता देगी यार। मैं अपनी ओर से जो गिफ्ट देता हूँ वो मेरे इमोशनल कनेक्शन का हिस्सा होता है। बाकी मैनेजमेंट अपनी ओर से जो गिफ्ट देती है वो टीचर अपने नाम का बता देते हैं, वही गलत चीज़ है। लेकिन मैनेजमेंट देती है भाई गिफ्ट। टीचर, अभी तक तो किसी टीचर ने ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया बड़ा सा। अगर कोई दे दे तो मैं नहीं कह सकता।
बच्चों के दिल में जगह बनाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, बट हमेशा ध्यान रखें, मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि कभी भी टीचर किसी को गिफ्ट दे। हाँ, इमोशनल एस्पेक्ट में आपने कोई गिफ्ट दिया, जैसे अभी जो बच्चा था, मैं CBSE में 3rd बैच में था, बट वो लोग मुझसे 11th पढ़े हुए थे और उन्होंने मेरा खजाना में से लेक्चर पढ़ा और उसने बहुत अच्छे नंबर लाए, है ना। तो जब उसने बहुत अच्छे नंबर लाए तो मुझे खुशी हुई। तो मैंने अभी जो फाइनल मैच जीता था उसमें मैं बॉल ले ली थी, तो वो जो बॉल थी वो मैंने उसको गिफ्ट की। तो मैं यही गिफ्ट कर सकता हूँ, और बाकी चीज़ें तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कुछ बड़ा बने कुछ बड़ा करें, और आपको किसी दिन याद आए कि यार इस गुरु का भी कोई रोल है, तो आप लोग मुझे दक्षिणा दें ठीक है जी। तो गुरु दक्षिणा मिलती है भाई, गुरु से दक्षिणा ली नहीं जाती। ये तो आजकल का कलयुग है भाई, कलयुग। कलयुग में भाई कुछ भी हो सकता है तो क्या किया जाए, कलयुग है भाई। चलो, तो मैं अभी भी इसी फेवर का आदमी हूँ। मैं मानता हूँ कि गुरु को दक्षिणा मिलनी चाहिए अगर उसका योगदान बच्चे को लगता है तो, ठीक है। वैष्णवी जी प्लीज ऐसे फालतू सवाल ना पूछें कि क्या हार्ड होता है क्या नहीं होता है। जीवन में कुछ बातें मैं आपको क्लियरली से बताता हूँ, शायद आपने मुझसे 11th क्लास नहीं पढ़ी होगी। जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, और जो आपको नहीं बनता वो मुश्किल है। जिसकी टांग नहीं होती उसके लिए चलना मुश्किल है, जिसके हाथ नहीं होते उसके लिए हाथ से खाना मुश्किल है, और जिसके होते हैं वो यूं यूं खा लेता है। जिसको मैथ समझ में आती है उसके लिए मैथ्स ईजी है, जिसको सोशल साइंस समझ में आती है उसके लिए सोशल साइंस ईजी है। मैथ्स वालों को सोशल साइंस अच्छी नहीं लगती, सोशल साइंस वालों को हो सकता है मैथ्स अच्छी ना लगती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें जो चीज़ आपको नहीं बनती वो आपको टफ लगती है। तो अगर जो चीज़ नहीं बनती तो आप जानने की कोशिश कीजिए क्यों नहीं बनती, बनने लग जाएगी। इस दुनिया में कोई चीज़ टफ नहीं है। इतने लोग CS सब बन गए, तो टफ क्या होता, कुछ नहीं होता। चलिए अब प्लीज़ यहाँ पे फोकस करेंगे। अब आप लोग ना पढ़ाई को डाइवर्ट ज़्यादा करते हो, मैं ये देख रहा हूँ, और ये बहुत गलत बात है ना। पढ़ाई को डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज़, अपने यहाँ पर पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप यहाँ इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, इसीलिए फिर बिहार से फिर बच्चे पीछे रह जाते हैं। फिर कोई बोल देगा तो आपको बुरा लग जाएगा। हमारा कॉमर्स के बच्चा क्यों नहीं है बिहार में इतना स्ट्रॉन्ग? जो बिहार के इतने CA बच्चे हैं, कोई बोलता है कि मैं कॉमर्स ली थी, फिर आपको बुरा लगता है ये हरकतों की वजह से। प्लीज़ आप यहाँ पे स्ट्रांगली अच्छे से पढ़िए, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि 5% बच्चा पढ़ेगा, लेकिन हम 50, 60, 70% बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो बच्चा जाके बोले गाँव में कि भाई मैंने कॉमर्स ली थी और मैंने ये उखाड़ा है। वरना आप लोग ऐसी हरकतें करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। चलिए ध्यान से देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाता था। फिर हम क्या करते थे भैया जी, कुछ प्रकार के प्रॉफिट्स और भी इनकम होती थी, जैसे रेंट रिसीव्ड, है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये कुछ चीजें ऐसे आती थी, है ना। फिर कभी कभी ध्यान से समझना, कभी कभी यहां पर आ जाता था बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है जी। इनको हम बोलते थे नॉन ऑपरेटिंग, बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है जी। ये चीजें भी यहां पर आ जाती थी। अब ऐसे ही यहां पर आता है टू, छोटे मोटे खर्चे होते थे जैसे सैलरी का खर्चा, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है जी। ये सारे खर्चे जो होते थे ये नॉर्मल खर्चे होते थे। फिर यहां पर कभी कभी टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट में मैं फर्नीचर लिख दे रहा हूँ, है ना, एसेट तो आप समझते ही हो क्या है। तो ये सारी चीजें आती थी। तो इनकी सब टोटलिंग वोटलिंग करने के बाद यहाँ पर अगर आता था तो इसे नेट प्रॉफिट बोला करते थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट आ जाता था, ये हमारी टोटलिंग। ओके जी, ओके जी, ओके जी, डन है, ठीक है। ऐसे ही इसमें बीच में डेप्रिसिएशन भी आता था, है ना। तो टू डेप्रिसिएशन वर्ड भी आपने यहाँ लिख सकते, ठीक है जी। तो ये अब हमारा नेट प्रॉफिट आता था। तो एक्चुअली जो गुडविल निकालने की बारी आई, जब रिसर्चर से पूछा गया कि भाई मैं गुडविल कैसे निकालूं यार, किस चीज को बेस लेकर निकालूं, तो सबने कहा कि यार एक बात हमने नोटिस की है कि जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम प्रॉफिट के हिसाब से हम प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल को निकालेंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई, क्या कि भैया जी अगर मैं इस नेट प्रॉफिट को बेस लेता हूं, ठीक है, तो उसमें यार ये जो लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ये इर्रेगुलर एक्टिविटी, ये कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती। ऐसे ही यहां पर गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है, ये भी इर्रेगुलर एक्टिविटी है। इर्रेगुलर एक्टिविटी का मतलब क्या है कि मैंने मशीन इसलिए नहीं खरीदी थी कि मैं बेचूं और उससे पैसा कमाऊं, मैंने फर्नीचर इसलिए नहीं खरीदा था कि मैं उसे बेचूं और घाटा हो जाए, मैंने इसलिए खरीदा था कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन क्योंकि अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं रही तो मैं इसको बेच रहा हूं और गलती से मुझे शायद फायदा हो गया या मुझे नुकसान हो गया। तो
तो यानी कि भैया ये मेरा रेगुलर प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर मैं रेगुलर बिजनेस करूंगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है परचेज सेल करते वक्त, सैलरी मैं दूंगा ही इंप्लॉय को, प्रिंटिंग स्टेशनरी होगी ही, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर नहीं होंगी। तो फिर भैया जी जो रेगुलर नहीं है उनको मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गुडविल निकालनी है, और गुडविल निकालने के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज समझी प्रॉफिट को। अब अगर मैंने प्रॉफिट को इंपॉर्टेंट चीज समझा है तो मुझे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। हाँ जी, तो यानी कि भैया जी इन्होंने बोला कि हमें जो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, हमें जो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट मेंटेन होगा, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको शॉर्ट में एफएमपी बोलते हैं, ठीक है। अब हो सकता है ये आपकी किताबों में हो सकता है नहीं हो, ठीक है जी। तो आपके लिए शायद ये वर्ड सीए में जाओगे ना तो वहां आता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हो सकता है आपकी किताबों में हो सकता है नहीं हो। बेसिक पॉइंट ये है कि आप उस प्रॉफिट को लोगे जो फ्यूचर में भी मेंटेन रहेगा, उन खर्चों को लोगे जो फ्यूचर में भी होंगे। ऐसे लॉस जो फ्यूचर में नहीं होंगे या होने की संभावनाएं कम है, ऐसे गेन जो फ्यूचर में शायद नहीं होंगे, होने की संभावनाएं कम है, उनको नहीं लोगे। तो इनको बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। इनको क्या बोला जाता है? एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी। जैसे आग लग गई, है ना, आग लग गई, आपका नुकसान हो गया, अब हमेशा थोड़ी आग लगेगी। आग लग गई, इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, आपका फायदा होगा, लेकिन हमेशा थोड़ी फायदा होगा। तो एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हो इसको, या फिर इसको नॉन ऑपरेटिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। तो बस यही पॉइंट है यहां पर। इसको बोला जाता है एबनॉर्मल गेन, इसको बोला जाता है एबनॉर्मल गेन, ठीक है जी, या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो रिसर्चर्स ने कहा भाई ऐसी चीजों को हटाओ हटाओ हटाओ। हमने कहा अच्छा जी ठीक है। अब अगर ऐसी चीजों को हटाना है तो मेरे को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। हाँ जी निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगे नेट प्रॉफिट। क्या लोगे? नेट प्रॉफिट। अब ये वाली जो चीज होती है ना, ये गेन था, तो ये क्रेडिट साइड होती है, तो ये प्लस हुआ होगा। ये आपने इस प्रॉफिट में क्या किया होगा? प्लस, है ना। ये वाली टोटलिंग प्लस होती है और ये माइनस होती है। तो अगर ये प्लस कर दिया और इसको हटाना है तो आप क्या करोगे भैया? माइनस करोगे। तो नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। भैया ऐसा क्यों? अरे क्योंकि ये फायदा हुआ है इस साल, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ऐसे ही भैया जी ये लॉस है। अब ये लॉस जो है इसको माइनस किया गया होगा, लेकिन अब क्योंकि ये लॉस भी रेगुलर नहीं होने वाला तो इसके इंपैक्ट को हटाना पड़ेगा। तो आप यहां प्लस करोगे एबनॉर्मल लॉस। बस बात खत्म। अच्छा अब ध्यान से देखना, नॉर्मल एक्सपेंस माइनस होने चाहिए। हाँ जी होने चाहिए। अगर आपने माइनस कर रखा है तो ओके, अगर नहीं माइनस कर रखा है, अगर आपने एबनॉर्मल लॉस को माइनस होना चाहिए, अगर माइनस कर रखा है तो ओके कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं माइनस कर रखा है तो आप माइनस करोगे, ठीक है। तो यानी कि यहां पे देयर आर सर्टेन रूल्स। यहां पे क्या है? कुछ रूल्स हैं। या सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है जी। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी फ्यूचर का प्रॉफिट निकालने हैं और मेरे पास इस बार की नेट प्रॉफिट गिवन है, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स और एडजस्टमेंट, ठीक है जी, विच रिक्वायर्ड अटेंशन। आई बात समझ में? तो अब वो कौन कौन से पॉइंट है, क्या क्या है, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो दो तो मैंने बता ही दिए, बट एक बार देख लीजिए। तो देखिए, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट, विषय लाभ से संबंधित समायोजन, ठीक है जी। तो लाभ से संबंधित समायोजन में क्या होगा? देखिए सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल इनकम है, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे? तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास एबनॉर्मल लॉस है तो आप इसे प्लस करेंगे, और अगर आपके पास एबनॉर्मल इनकम है या गेन है, ठीक है, आपको ये मत बोला इनकम और गेन क्या है, सेम ही बात है, अलग अलग शब्द बोल देते हैं, तो आप इसे माइनस करेंगे। परंतु ये कब करेंगे भैया? ये कब करेंगे? ये कब करेंगे? कब करेंगे? कब करेंगे?
इफ टेकन इनटू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि भैया अगर आपने प्रॉफिट को निकालते समय लॉस को माइनस किया था, प्रॉफिट को प्लस किया था, तब आप ये उल्टा करोगे, तब आप ये उल्टा करोगे, लॉस को प्लस करोगे और इनकम को माइनस करोगे। ठीक है जी। इफ टेकन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा भैया जी, अगर नहीं किया है तो इफ नॉट टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन ईट टोमेटो एंड डू नथिंग। ठीक है जी। तो अगर आपने इसको ले रखा है तो टमाटर खाएं और सो जाएं, डू नथिंग। समझ में आई बात? तो प्लीज टमाटर भेज दें यार। ठीक है, ओके भैया। तो ये भैया सिंपल सी बात है। अच्छा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यहां से बहुत कम आता है, फिर भी कभी कभी आता है, तो मैं आपको बताता हूं। एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। प्लीज इसके रूल याद रखना, ये सीयूटी में भी आया हुआ है, तो हमारे लिए ये जरूरी सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, उसके आगे सीयूटी है, उसमें भी जरूरी है। ठीक है, तो एक होता है भैया ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है भैया जी, एक मिनट पानी का, अरे यार, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी पढ़ लेते हैं भैया जी, है ना, अभी पढ़ लेते हैं। अगर आप किसी और कंपनी में पैसे लगाते हो, अगर भैया मैं किसी और कंपनी में पैसे लगाता हूं, तो उसे क्या बोलता हूं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उसे क्या बोलता हूं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो हो गया भैया हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन भैया अगर मैं अपनी ही किसी कंपनी, छोटी कंपनी में पैसे लगाता हूं, तो उसे मैं क्या बोलूंगा भैया जी, उसे मैं बोलूंगा नॉन ट्रेड। सर बहुत गर्मी, हाँ यार बहुत गर्मी है भाई, अगर आप धूप में निकल जाओ ना तो हाथ में वो हो जाते हैं, एकदम चिलचिलाने लगते हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड। तो अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो इसको आप प्लस करोगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो इसको आप माइनस करोगे। अब ट्रेड क्या होता है, नॉन ट्रेड क्या होता है, यानी कि मान लीजिए मेरी है टॉमियंस लिमिटेड। अब मैंने देखा कि ये जो टॉमियन लिमिटेड है ना, टॉमियन लिमिटेड, ये बहुत पैसा कमाने वाली है, तो मैंने सोचा कि यार अभी तो इसका दिन चल रहा है, तो एक काम करते हैं। ठीक है जी। अरे सानी जी क्या बता, आपको याद है आपका चिल गर्म पानी? हाँ जी, तो ध्यान समझिए। तो भैया आप निकलने की बात करते हो निको भैया, मैं पिछले आधे घंटे से छत पे बैठी हूँ। ओ तेरी की छत पे बैठी हो भाई, छत पे मत बैठो भाई, अगर धूप बहुत ज्यादा है तो फालतू में स्किन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। तो भैया जी ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है, मैं हूं चालाक आदमी, मैंने देखा भैया ये देखो टॉमियंस तो बहुत तेज है भाई, इसके तो खूब अच्छे क्या बोलते हैं रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके शेयर्स खरीद लेता हूं। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है मेरी कंपनी अलग है, टॉमियंस लिमिटेड, और मैं किसी दूसरे कंपनी में पैसे लगा के पैसे बना रहा हूं, तब तो ये प्लस हो जाएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मेरी कॉमियंस लिमिटेड तो है और मैंने एक छोटी सी पॉमियंस लिमिटेड भी बना रखी है, तो कॉमियंस लिमिटेड की ही एक छोटी सी और कंपनी है पॉमियंस लिमिटेड, वो मेरी ही कंपनी है, दूसरी कंपनी, मैंने उसमें पैसे लगा रखे हैं। अब वहां से जो इनकम आएगी वो नॉन ट्रेड कहलाएगी, क्योंकि वो मेरी ही इनकम का कहीं ना कहीं हिस्सा है, और उसको आपने जोड़ा है तो हटा दो, और जो दूसरे की इनकम है उसको आप जोड़ सकते हो। ठीक है जी, बस इतना याद रखना है। फिर नॉर्मल एक्सपेंस, इफ टेकन देन eat 5 star and do nothing. If taken then do nothing. ठीक है जी, मतलब क्या हुआ भैया जी, अगर आपने इसको माइनस कर रखा है, अगर आपने इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये देखो परचेज को आपने माइनस कर रखा है, सैलरी को माइनस कर रखा है, प्रिंटिंग स्टेशन को माइनस कर रखा है, तो जब माइनस कर रखा है तो इसको माइनस करना था। नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस तो माइनस होगा,
तो फिर मत करो, कुछ मत करो भैया जी। लेकिन इफ नॉट टेकन, ध्यान देना, इफ टेकन देन डू नथिंग, इसमें उल्टा है। एबनॉर्मल में हाँ इफ टेकन तो प्लस माइनस, इफ नॉट टेकन तो कुछ मत करो, इसमें उल्टा है। इफ टेकन तो डू नथिंग, इफ नॉट टेकन देन माइनस, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अच्छा जी, अब यही चीज आपकी इस पर भी अप्लाई हो जाएगी, यही चीज आपकी इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। किस पर अप्लाई हो जाएगी भैया जी, इस पर, नॉर्मल इनकम पर, कि अगर आपने इनकम को ले रखा है तो कुछ मत करो, इनकम को प्लस कर रहा था आपने, प्लस कर रखा है, ओके। लेकिन अगर इनकम को नहीं ले रखा है तो भैया लेना चाहिए था, तो अब प्लस करो, सिंपल सा पॉइंट, ठीक है जी। लेना चाहिए था, यानी कि भैया जी अगर मान लो मैं कहूं डिस्काउंट रिसीव, ये मेरी नॉर्मल इनकम है, सेल्स ये मेरी नॉर्मल इनकम है, अगर मैंने इसको ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेना ही था, नॉर्मल इनकम इसको तो आप लोगे ही, ये तो हर साल करोगे आप। लेकिन अगर नहीं ले रखा है तो प्लस कर दो, वेरी सिंपल भैया जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भैया जी, आगे बढ़ते हैं भैया जी। अब बारी आती है ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। तो प्लीज इसको ध्यान से समझना है, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूटी में पिछले साल इस पर आया हुआ सवाल है और इस पर भी, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है जी। मैच दी फॉलोइंग में ये आते हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझना, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से प्लीज इधर देखेंगे। सबसे पहले मैं ओवर वैल्यूएशन को समझाता हूं, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन, ध्यान समझना, ओवर वैल्यूएशन मतलब ज्यादा लिख देना, स्टॉक का आधी मूल्यन या अवमूल्यन, यानी कि आधी मतलब ज्यादा लिख देना और अवमूल्यन मतलब कम लिख देना। तो अगर ओवर वैल्यूएशन करते हो आप, ठीक है जी, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने बढ़ाया, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट में से माइनस करोगे। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है, इसका दूसरा ट्रीटमेंट, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है, इसका दूसरा ट्रीटमेंट कि ओपनिंग स्टॉक में आप माइनस करोगे। ओपनिंग स्टॉक में आप, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा तो आप इस प्रॉफिट को प्लस करोगे, ठीक है जी। ये रूल है इसका, है ना। क्या होगा भैया जी, देखो, देखना, यहां पे ध्यान देना, है ना। मान लीजिए, अभी एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं, इधर पे 25 रुपए है, इधर पे 5 रुपए है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, 25 और 5 रुपए है। यहां पे मान लीजिए 10 रुपए है, यहां पे 5 रुपए है, यहां पे 2 रुपए है। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15 और 2 17। तो इधर पे कितना आया, 30, यहां पर भी 30। तो अब ये कितना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट मेरा, और 10 5 15 17, तो ये 13 हो गया, ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं सही से कैलकुलेशन करूं तो भैया जी 10 5 15 2 17, 30 में से माइनस किए तो मेरा 13 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मैं कहीं गलती से क्लोजिंग स्टॉक को 8 रुपए लिख देता, ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक को 8 रुपए लिख देता, बाकी सब सही है, क्लोजिंग स्टॉक को 8 रुपए लिख देता, तो ये मेरा 25 था, हाँ जी भैया जी। तो 25 और 8 कितना हो गया, 33 हो गया, हाँ जी भैया जी 33 हो गया। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा भैया जी, अगर बाकी सब सेम है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा भैया जी। तो मेरा प्रॉफिट 10 और 5 15 और 2 17, 17 को इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 16। आ रही है बात समझ में, मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 16। आई बात समझ में। यानी कि भैया जी अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर देता हूं, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर देता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ भैया जी बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर आप प्रॉफिट को इंक्रीज करते हो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करते हो तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। बट ये तो गलत बात है, हाँ जी। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ओवर वैल्यूएशन में होते हो तो क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करते हो तो गलती से आपने इंक्रीज किया है, अब इसको सुधारना पड़ेगा। अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक 5 रुपए की थी, मैंने अगले को 8 रुपए बोल दिया, यानी कि मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया, ये तो गलत बात है। प्रॉफिट की तो सही कैलकुलेशन करनी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। परंतु इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी,
और वो क्या है कि भैया जी आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का ओपनिंग स्टॉक होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों से वो सवाल पूछ लिया है, जरा बताना पूछूं मैं आप सबसे। एक बात बताओ, पहले क्लोजिंग स्टॉक आया कि ओपनिंग स्टॉक आया, जरा बताओ। तो आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है जी। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले ईयर जाके ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो अगले ईयर जाके ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक पहले 5 था तो ओपनिंग स्टॉक भी 5 होता, पर अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी उल्टा असर। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर आता है। तो उल्टा असर हो गया, है ना, उल्टा हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड। चलो आप सबको याद है, वाह यार वाह, क्या बात है। यही तो मजा है यार, मुझे जिंदगी में यही तो मजा आता है कि जब सब लोग लिखें कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आया, ओपनिंग स्टॉक आया, ओपनिंग स्टॉक आया, और पता चल जाए कि सब गलत बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल बोला है, वेरी गुड, है ना। राहत जी समझ नहीं आ रहा, ऐसा ना लिखें। क्या समझ नहीं आ रहा ये लिखें। क्या आपको नहीं पता कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? क्या आपको नहीं पता कि अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 25 और 5 30 और इसको माइनस किया तो ये 13 आ गया। गलती से अगर मैं इस 5 को 8 कर दूं तो 25 और 8 कितना होगा 33, और बाकी सब फिगर सेम है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 16। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ा दिखेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि तुमने गलत बढ़ाया है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो इसको घटाओ। सिंपल सा रूल है यार, है ना। अच्छा जी, अब पॉइंट ये आता है भैया जी कि एक सवाल पूछा मैंने कि ओपनिंग स्टॉक पहले आया कि क्लोजिंग स्टॉक। भैया ओपनिंग स्टॉक पहले आया, ओपनिंग नाम ही है उसका। जब आप पहली बार बिजनेस करते हो तो देयर इज नो स्टॉक। मुझे नहीं पता आपने 11वीं कैसे पढ़ी है, बट प्लीज थोड़ा सा 11वीं के कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखें, है ना, वरना इस चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आपको आएगी। वैसे तो आपको मैं रूल पढ़ा ही दे रहा हूँ, रूल को समझा भी दे रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे उसको समझने की कोशिश नहीं करते, हमें नहीं आ रहा। तो एक बार आपको दोबारा इसको देखना है, ठीक है। चलिए अब मैं समझा देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है। देखिए, सबसे पहली साल जब आप बिजनेस करते हो तो आपने अगर दुकान खोली तो आपके पास ऑलरेडी कोई सामान थोड़ी ही था, आप सामान खरीदते हो, और खरीदने को कहते हैं परचेज। तो सबसे पहले आप सामान परचेज करते हो, फिर उसमें से चीजें बेचते हो। अगर सारा बेच दिया तो 0 क्लोजिंग स्टॉक, अगर कुछ बच गया तो उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर से ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो जीवन में सबसे पहले जो चीज आई उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, नहीं क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो पहले आया। फिर पहले साल, क्योंकि पहले साल ओपनिंग स्टॉक कुछ हो ही नहीं सकता, आपने तो बिजनेस ही शुरू नहीं किया था। अब जब फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है, नेक्स्ट ईयर से वही क्लोजिंग आपका ओपनिंग हो जाता है। फिर ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर आपने जो खरीदा उसको जोड़ा और जो बेचा उसको माइनस किया, फिर जो बच गया क्लोजिंग। तो सेकेंड ईयर से ओपनिंग पहले आता है, क्लोजिंग बाद में आता है, ठीक है। चलिए अब प्लीज यहाँ पे रूल पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला केस है, ध्यान से समझेंगे, पहला केस है भैया जी, ठीक है, पहला केस है ओवर वैल्यूएशन का, है ना। तो ओवर वैल्यूएशन में क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगी तो प्रॉफिट से माइनस करेंगे आप। अगर ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनता है, तो यानी ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा है, क्लोजिंग ज्यादा है तो ओपनिंग भी ज्यादा हो गई। तो आप क्लोजिंग के वक्त माइनस करोगे और ओपनिंग के वक्त प्लस करोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इस रूल को याद भी रख सकते हो, है ना। समझाने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, ठीक है जी। अब ये सब 11th के कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरी ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं फिर एक क्वेश्चन लेकर आऊं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है भाई। अब बिहार बोर्ड में हो, अगर आपको 11th का कुछ भी याद नहीं है तो आप एक बार जरा 11th देख लीजिए, एक क्वेश्चन अपने घर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, वरना मैंने आपको समझाने के लिए और लिखाने के लिए तो दिखाई दिया है, वरना दोबारा क्लास देख लीजिए। प्लस माइनस करना है भाई, ये तो चौथी 5वीं क्लास का प्लस माइनस है कि भैया 25 और 5 कितने होते हैं 30, 10 और 5 15 और 2 17, 30 में से 17 को माइनस की कितना हुआ 13। पर गलती से मैंने अगर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया 8 कर दिया, तो 25 और 8 कितने होते हैं 33। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 16। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया तो प्रॉफिट बढ़ गया, पर ये तो गलत है, मैंने गलती से 8 लिखा है जबकि 5 था, तो मुझे सही करना होगा। तो मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो एडजस्टमेंट क्या करूंगा, जितना बढ़ा हुआ है उतना मैं प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा। तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ है उसको क्या कर दूं, माइनस कर दूं। क्लोजिंग स्टॉक को फुल वैल्यू नहीं, जो बैलेंस अमाउंट है, जो ज्यादा लिख दिया मैंने 5 की जगह 8 लिख दिया तो 3 को माइनस करूंगा, ठीक है जी। बैलेंस अमाउंट, ये भी ध्यान रखना, अमाउंट कौन सा होगा, बैलेंस अमाउंट, ठीक है जी, ओवर वैल्यूड अमाउंट।
वरना पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक ही माइनस कर दो तो सिर्फ ओवर वैल्यूड अमाउंट, ठीक है जी, जितना ज्यादा लिखा हुआ है वो। अच्छा, अब ये तो सिंपल सी लॉजिक है भाई, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड है, तो इस पे उल्टा असर पड़ेगा भाई। वैसे आप याद रख सकते हो कि ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट में प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट से माइनस करेंगे। अब आता है दूसरा थ्योरम। देखिए, अगर भैया जी अंडर वैल्यूएशन हो जाए, क्या हो जाए, अंडर वैल्यूएशन, तो क्लोजिंग स्टॉक, अब इसका उल्टा, बहुत सिंपल सी बात है भाई, क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करोगे भैया जी, तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन का मतलब है आपने कम लिखा है, डिक्रीज किया है ना, गलती से। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, फिर से बता दे रहा हूं मैं, अगर आप अंडर वैल्यूएशन करते हो तो आपने 5 की जगह मान लीजिए 2 रुपए लिख दिए, तो ये 25 है और ये 2 है, तो आपके पास टोटलिंग कितनी हो जाएगी, 27, है ना, 27 हो जाएगी। हाँ जी भैया 27 हो जाएगी। अब आप यहाँ आओगे तो 5 और 2 15 और 2 17, 17 को 27 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10 रुपए, है ना, 10 रुपए बचेगा ना। तो यानी कि आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया। ये भी गलत है, ज्यादा करना भी गलत है और कम करना भी गलत है। तो अगर आपने कम कर दिया है भैया जी तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होने पे प्रॉफिट से माइनस, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होने में प्रॉफिट में प्लस। लो भैया जी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अब इसका उल्टा असर ओपनिंग स्टॉक पे होता है, तो ओपनिंग स्टॉक पे क्या हो जाएगा भैया जी, ओपनिंग स्टॉक पे क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा असर, तो ओपनिंग स्टॉक अगर गिरेगा भैया तो प्रॉफिट में माइनस, ठीक है जी, बस खत्म, बस खत्म। और अगर आपको वैसे याद रखना है तो भी फॉर्मेट आपके पास लिखा हुआ है, आप इतना याद कर लो, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे, ओवर वैल्यूड करोगे तो प्रॉफिट में से माइनस, और ओपनिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट में प्लस, क्लोजिंग स्टॉक घटाओगे, कम लिखोगे, अंडर वैल्यू करोगे तो प्रॉफिट में प्लस, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू करोगे तो प्रॉफिट में माइनस। बस इतनी सी बात है, तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। बाकी मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया। अब क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार में समझ नहीं आता, 3 बार में समझ नहीं आता, उनको बार बार रिपीट चाहिए होता है, तो मैं आपको एक बेस्ट इलाज बताता हूँ, दोबारा से लेक्चर देख लीजिएगा, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। क्योंकि हम 1-2 बार रिपीट कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहते, ना पढ़ने देना चाहते हैं, वो चाहते हैं बस टाइम पास करना, तो उनके लिए प्लीज मैं दोबारा 4-5 बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जो जेन्युइन बच्चा है, हो सकता है एक बार में समझ नहीं आया तो मैंने 2 बार रिपीट किया, तीसरी बार भी रिपीट किया, 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा एक बार क्लास देखिए, आपको आएगा। और नहीं तो आप पहले 11th की बुक खोलिए और उसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहला चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या एक चैप्टर है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आप उसको समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन समझ आ गया है तो रटें क्यों? नहीं रौनक जी, देखो कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाता है, कुछ चीज़ों को नहीं आता है तो उनको रटना भी पड़ता है। इस जीवन में ऐसा कभी मत सोचिए, जो फालतू की बकवास होती है ना कि समझ के करोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे, रटोगे तो कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी की रटी हुई चीज़ उसको याद है तो फिर, और किसी की समझी हुई चीज़ वो भूल गया, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मेमोरी। अगर आपने किसी चीज़ को समझा है और आपके वो मस्तिष्क में है तो फिर वो आपको सही से बन जाएगा। अगर भैया किसी चीज़ को रटा है और वो मस्तिष्क में है तो भी आपको बन जाएगा। अगर किसी चीज़ को आपने समझा है और मस्तिष्क में नहीं है, किसी चीज़ को रटा है और मस्तिष्क में नहीं है, तो दोनों ही केस में आप नहीं कर पाओगे। हाँ, समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपके दिमाग का विकास होता है, आप चीज़ों को ये समझ पाते हो कि दुनिया चलती कैसे है। जो रटता है वो दुनिया चलती कैसे है, ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, इस वाले चीज़ों में नहीं पढ़ पाता, उसका दिमाग विकसित नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि रटना नहीं समझना है, क्योंकि आपके दिमाग का विकास होगा, वरना मार्क्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए मैं बता दूं, एक फिल्म है 3 इडियट, इतनी गलत बात है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि जो वो चतुर छांछर या जो भी था वो नेगेटिव है, जबकि अगर आप देखो तो जो वो बनना चाहता था वो भी वो बन गया। अगर आप देखोगे तो जो वो बनना चाहता था वो बन गया था वो, लेकिन उस फिल्म को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया जैसे वो सबसे बेकार आदमी है ना, लेकिन उसने भी वो अचीव कर लिया, जबकि वो तो रखता था। हाँ, फुनसुक वांगडू ज्यादा आगे क्यों निकला? क्योंकि भैया जी उसने एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्चर बना वो, वरना बाकी तो राजू और फरहान से तो ज्यादा ही किया है उसने। तो इसलिए इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, पर जरूरी क्यों है समझना? मैं क्यों समझने के फेवर में हूँ? क्योंकि उससे आपके दिमाग का विकास होता है, आप सोचने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होती है, और जिसके अंदर सोचने की क्षमता डेवलप होती है वो एक अच्छा इंसान आगे चल के बनता है या अच्छे बदलाव ला सकता है। इसलिए आपको समझकर चलना जरूरी है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा,
ये सारे कॉन्सेप्ट 11th के हैं, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक और चीज समझिए, अब देखो आज भी 6:24 हो गए, मुझे आज भी मेथड्स आपको पढ़ाने थे, मैं आज भी नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसा लग रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा ना आपको भी अपनी ओर से स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्पीड नहीं करोगे अपनी ओर से तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कोर्स को कंप्लीट करना। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज अपने माइंड को थोड़ा डेवलप कीजिए। और अगर पुराना आपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज जरूर पढ़ के आइए 11th का, है ना। थोड़ी तो हम अपनी ओर से पढ़ाएंगे ही, है ना। चलिए ठीक है, चले। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्या होता है मैं पहले आपको समझा देता हूं। ये एक चीज होती है एसेट, ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ये होती है एसेट, ठीक है जी। ये जाती है आपकी बैलेंस शीट में, ठीक है जी, ओके। और इस पे लगता है डेप्रिसिएशन, इस पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन, वो माइनस होता है। इतना आपको क्लियर है क्या भैया जी? हाँ जी भैया जी क्लियर है, ठीक है जी। और ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि भैया जी ये डेप्रिसिएशन जो माइनस होता है और ये डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट जाता है, ठीक है जी। एसेट बैलेंस शीट में आता है और डेप्रिसिएशन डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है जी। वो क्या होता है, वो माइनस होता है पूरा का पूरा, और माइनस होकर कहा जाता है डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है जी, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। यानी कि अगर मैं कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है जी, तो 1 लाख का मेरा एक्सपेंस है, मैंने एक कार खरीद ली 1 लाख रुपए की, तो इसमें मैं क्या करता हूं, 1 लाख में माइनस कर देता हूं 10,000 रुपए, तो 90,000 जो है वो मेरी बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। 90,000 कहाँ दिखाई देते हैं, बैलेंस शीट में, और जो 10,000 है वो मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन इस केस में पूरे के पूरे 1 लाख मेरे पीएनएल में दिखाई देंगे, ठीक है जी। इस केस में क्या होगा, 1 लाख पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देगा, ठीक है जी। इसमें बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आता। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना माइनस हो रहा है, सिर्फ 10,000, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना माइनस हो रहा है, 1 लाख रुपए। तो कई बार क्या होता है कि कई ऐसी चीजें होती हैं कि वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बना देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure। अब ये आपसे क्या हो गई, गलती हो गई भैया जी, क्या हो गई, गलती हो गई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर चीज को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। यानी कि आपको करना क्या था भैया जी, 1 लाख रुपए था, इसमें माइनस करना था 10,000 रुपए, और 90,000 आपकी बैलेंस शीट में रह जाता। 90,000 क्या होता, आपकी बैलेंस शीट में रह जाता, ठीक है जी। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। तो करना था आपको ये वाला काम, ठीक है, बट आपने गलती क्या कर दी भैया जी, आपने पूरा 1 लाख रुपए को माइनस कर दिया, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, नहीं तो माइनस करना था सिर्फ 10,000 और आपने माइनस कर दिया 1 लाख। तो आपसे गलती हो गई, तो अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। तो हाउ टू सॉल्व, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है भैया जी। तो सीधी सी बात है भैया जी, 1 लाख आपको माइनस नहीं करने थे, 1 लाख आपको क्या करने थे, प्लस करने थे, क्योंकि वो ये था, और 10,000 माइनस करने थे। अब आप कर दो भैया जी। तो 1 लाख को आप क्या करोगे भैया जी, प्लस करोगे, और 10,000 को क्या करोगे भैया जी, माइनस करोगे, तो आ गए आपके 90,000, खत्म बात। तो यानी कि रूल क्या बन गया भैया, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना देते हो, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना देते हो, तो आपका रूल क्या बन गया भैया, रूल क्या बन गया भैया, एड एसेट्स और माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है कि जो भी आपका एसेट है, ठीक है जी, आपने जो भी एसेट था उसको आप एसेट की तरह लिखो, और उसमें जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसे माइनस कर दो। तो 1 लाख रुपए को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दोगे। तो आप देख लो, 1 लाख माइनस किया था अपन ने, अब उसको अपन ने प्लस कर दिया, तो बात खत्म। हाँ जी भैया जी, और 10,000 मुझे माइनस करने थे, नहीं किए थे, तो अब माइनस कर दो, बात खत्म। अब आता है भैया जी दूसरा ट्रीटमेंट।
सेकंड ट्रीटमेंट बी, कि अगर भैया जी हमने इसका उल्टा कर दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम था, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आपके पास छठी इंद्री है तो आप इसको देखकर ही आंसर दे सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा भी लेकिन, ठीक है जी। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, ठीक है जी। अच्छा, हिंदी वालों के लिए मैं रिपीट कर देता हूं, हो सकता है कई लोगों को हिंदी में समझ ना आ रहा हो, बट यहाँ लिखा हुआ है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। तो पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि वो एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन जरूर लगता है जो माइनस होता है, और राजस्व व्यय का मतलब ये पूरा का पूरा खर्चा है, इसको हम पूरा माइनस करेंगे। तो अगर आपने पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय बना दिया है, गलती से आपने कार को खर्चा समझ के माइनस कर दिया, तो भैया पहले तो कार को प्लस करो और जो उस पर डेप्रिसिएशन लगना था उसे माइनस करो। लेकिन अगर मान लीजिए कार की रिपेयर एक्सपेंस थी, रिपेयर खर्चा था, तो रिवेन्यू एक्सपेंस था, यानी कि भेजी आपको माइनस करना था पूरा का पूरा 1 लाख, लेकिन आपने सोचा वो कार का रिवेन्यू एक्सपेंस नहीं, वो कार ही है, तो आपने क्या किया भैया जी, आपने 1 लाख को प्लस कर दिया, और क्योंकि आपने इसको कार एक्सपेंस समझा तो कार मतलब कार समझ लिया, कार पे लगा हुआ खर्चा समझा, तो आपने कार की वैल्यू में ऐड कर दिया, तो आपने इसको प्लस किया और इस पे डेप्रिसिएशन को आपने माइनस किया। तो अब आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी दिख रही है, 90,000 दिख रही है। बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी दिख रही है, तो 90,000 दिख रही है, ठीक है, 90,000 दिख रही है। अब इसको ठीक कैसे करना है, तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर आप चाहो तो खुद ही देख लो, हमने एसेट को प्लस किया था, डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, इसका अपोजिट। अरे भाई, जब कैपिटल से रेवेन्यू को ट्रीट कर रहे हैं तो एसेट को प्लस करके डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, तो अगर मैं रेवेन्यू से कैपिटल करूंगा तो इसका उल्टा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, -1 लाख कर दो, ठीक है जी, -1 लाख कर दो, बात खत्म, ठीक है जी, और प्लस कर दो 10,000, खत्म बात। तो देखिए देखिए भैया, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस 1 लाख का था, हाँ जी था, ठीक है, मैंने इसको माइनस नहीं किया, इसको मैंने प्लस कर दिया, तो चल भाई माइनस कर दे। अच्छा भैया, अगर मैं इसको रेवेन्यू एक्सपेंस बनाता तो मैं इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाता, पर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाया तो इसको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ा मुझे, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि इस पर तो कोई डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, मैंने लगा दिया डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, तो अब वापस ले लो, यानी प्लस कर दो, बस खत्म। तो माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस, जो एक्सपेंस था उसको आप माइनस करोगे और प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन। डन डना डन डन, बोलो टन टना टन टन। ये बहुत जरूरी नियम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है सर। आप अल्ट्रा प्रो मैक्स, अरे सो स्वीट, चलिए ठीक है, डन है जी। प्लीज आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स याद रखने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। प्लीज आपको ये याद रखने हैं, है ना। समझने के लिए भी मैंने आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल देकर समझाया है, एक प्रॉपर एग्जाम्पल। अब अगर आपने 11th में ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो मेरी गलती नहीं है सरकार, मैं पूरी 11th नहीं दोहरा सकता। मैंने आपको 11th का एक टॉपिक यहाँ लिख कर दिया है, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब ऐसे ही बनता है। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है तो मेरे लिए गलत बात है, क्योंकि ये गलती से बढ़ा है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाए एक अलग चीज है, ये गलती से बढ़ा, ओवर वैल्यूएशन मतलब गलती की है आपने, गलती से आपने बढ़ा दिया तो गलती से आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर ही गुडविल कैलकुलेट होगा, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया है तो आपका प्रॉफिट घट गया है, पर ये गलती से घटा है तो आप इसको बढ़ा देंगे। और इसका अपोजिट, इसका उल्टा असर ओपनिंग स्टॉक पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर आता है, तो ऑफकोर्स इसका उल्टा असर पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा काम था, यहां तक हमारा काम खत्म। अब आता है हमारे पास फॉर्मूलेज, तो हम अब फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ, ये क्या है, अच्छा ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, 2 स्लाइड सही है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे पास टाइप्स, methods of calculation of goodwill। तो सबसे पहली मेथड होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये तो बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है जी। आइए इसको समझा देता हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है भैया जी, जैसे ईयर 1 दे रखा है, ईयर दे रखा होता है आपको 1 2 3। अब यहां पर आपको प्रॉफिट दिए हुए होते हैं, ठीक है जी। यहां पे क्या होते हैं, प्रॉफिट दिए हुए होते हैं। मान लीजिए एक में लिखा हुआ है 10,000 का नेगेटिव, एक में लिखा हुआ है 20,000 और एक में लिखा हुआ है 30,000। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी। तो अगर आप इसको करोगे तो आपके पास टोटलिंग आ जाएगी कितनी, तो भैया जी मेरे पास टोटलिंग आ जाएगी 50 और 10। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको 40,000 कर देते हैं ना, ताकि पॉइंट में आंसर ना आए और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। अरे इसको मान लीजिए मैंने कर दिया 40,000, 40 में भी गड़बड़ है, 3 से डिवाइड करना है ना, तो 40 नहीं 70 कर देते हैं, चलो ठीक है, 70,000। तो अब यहां पर देखेंगे आप, तो ये 10,000 नेगेटिव है, ये 20,000 पॉजिटिव, ये 70,000 पॉजिटिव। तो 20, अरे मैं कर क्या रहा हूं आज, बस सही तो था यार, मैं भी ना 50,000, ठीक है। तो 20 और 50 कितने होते हैं, 70, और जो माइनस है उसको माइनस करेंगे, तो जो ब्रैकेट में होता है ना वो लॉस होता है, तो उसको माइनस करेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 20 और 5, 2 और 5 7 और एक माइनस, तो ये 60,000 हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टोटल प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। इसको बोल देते हैं अपन टोटल प्रॉफिट। अब क्या करेंगे भैया जी, अब मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो ये कितना ईयर है, 1 2 3, यानी 1 2 3 साल है, ठीक है जी। कितने साल है, 1 साल 2 साल 3 साल। अच्छा भैया इस साल प्रॉफिट होता तो तीनों को जोड़ देते, लॉस है तो जो पॉजिटिव है उसको प्लस किया, लॉस को माइनस कर दिया, बस इतनी सी बात है। तो अपने पास टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये कितना हो गया भैया 60,000, और 1 2 3 3 साल है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 20,000। तो इसे कहते हैं अपन एवरेज प्रॉफिट। अब आता है भैया जी आपको गुडविल को कैलकुलेट करना। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है जी। अच्छा भैया 1 2 3 ये और ये अलग अलग है क्या, जी हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में अलग दिया होता है, और ये नंबर ऑफ ईयर्स, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। दीज टू आर डिफरेंट, ठीक है जी। ये दोनों क्या है भैया जी, डिफरेंट है, ठीक है जी। अच्छा भैया डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमें एवरेज प्रॉफिट में जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो अलग से दिया होगा, जी हाँ। तो अगर आपको कभी भी कोई सवाल सॉल्व करना होगा तो ध्यान रखिएगा एवरेज प्रॉफिट आपको हमेशा अलग से दिया होगा, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, अलग से दिया होगा, है भैया। और अगर अलग से ना दिया हो तो एक मिनट, एक मिनट रुक जाना, ठीक है जी। यार मैं क्या करूं, ठीक है चलिए, ओके। अच्छा हिंदी में ध्यान रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ है ना, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो उम्मीद है ये तो सिंपल वर्ड है, ये तो आपको पता होगा, औसत लाभ, ठीक है जी। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज और नंबर ऑफ ईयर्स, ये नंबर ऑफ ईयर जो होता है ये होता है 1 2 3 4 5 6। अगर 4 साल होता तो 1 2 3 4, 4 साल का प्रॉफिट, 5 होता तो 5 का, है ना, वो होता है। लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ये अलग होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ नॉट गिवन देन एज्यूम 0, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसे 0 मानोगे,
चलिए तो मैं इस क्वेश्चन में लिख देता हूं, ठीक है जी। नंबर ऑफ ईयर परचेज एन वाई बी, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एन वाई पी। मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 2 ईयर्स। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भैया जी, अब आपको क्या करना पड़ेगा भैया जी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट आया अपना 20 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो ये हो जाएगा 40,000। तो ये मेरी गुडविल हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, ये मेरी क्या हो गई, गुडविल हो गई। वेरी सिंपल, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी सिंपल यार, हलवा है भाई, सब हलवा है। अच्छा, एक चीज है जो आपके बिहार बोर्ड में नहीं है, मगर कभी कभी ये कई जगहों पर पूछी गई है, तो मैं थोड़ा सा आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा शीतल जी इसी का हिस्सा है, उसको भी समझा देता हूँ मैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। तो यहां पर देखिए, उसको बोलते हैं अपन वेटेड एवरेज। ये आपके बिहार बोर्ड में है नहीं, तो वजन के हिसाब से ये लाभ, ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसको कर लेते हैं अपन। तो इसमें ईयर वियर तो सब ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईयर मियर तो सब ऐसा ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। लेकिन साथ में यहां पर आपको मिल जाता है, साथ में यहां पर आपको मिलता है वेट। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, हर साल का वजन भी दे देते हैं कि इस ईयर में कितना वजन आएगा। तो जैसे मान लो यहां पे दे दिया 1, यहां पे दे दिया 2, यहां पे दे दिया 3। अब इस वजन का टोटल करोगे तो 1 और 2 3 और 3 6, तो इसका टोटल हो जाएगा 6। अब आप इसका टोटल नहीं करोगे, अब आप इसका टोटल न करके वेटेड एवरेज में क्या करोगे, वेटेड एवरेज में क्या करोगे भैया, वेटेड एवरेज में क्या करोगे, तो इसका टोटल करने के बजाय अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा पी डब्ल्यू मतलब ये डब्ल्यू और ये पी, ठीक है जी, ये पी और ये डब्ल्यू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो नेगेटिव 10,000 ही रहेगा। हाँ भैया, ये नेगेटिव 10,000 रहेगा। ये 20 इंटू 40 और 150, तो 190 माइनस 10, हाँ ठीक है, सही आ रहा है। तो 20 इंटू ये तो 40,000 हो जाएगा। फिर ये 3 इंटू 50 तो 150 हो जाएगा। तो अगर अब आप देखोगे तो ये 10,000 नेगेटिव, 40 और 150 कितने होते हैं, 190, 190 में 10 काटे तो 180। तो यानी अब आपका वेटेड प्रॉफिट जो आ गया वो 180 आ गया। तो WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब आपको निकालना है, तो आप 1,80,000 यानी PW डिवाइडेड बाय W, तो 1,80,000 अपॉन 6 वेट लोगे आप 1 2 3, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, अगर 4 होता तो 4, तो ये वेट देते हैं। यहां पर अपन 1 2 3 नहीं करते, यहां पर अपन 1 2 3 प्लस नहीं करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। यहां पर आपको जो वेट दिया गया है उसका जो भार है उसको टोटल करोगे, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको उससे डिवाइड करोगे। अब यहां पे गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुडविल निकालने के लिए भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 30,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 60,000। तो देखो हम अब आपको साफ साफ समझाते हैं, अपन ना यार थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा यार प्लीज अपन फास्ट रहेंगे, है ना। सर हर जगह PW निकलता है यस PW निकलता है, यहां भी देखा वहां भी देखा, जहां भी देखा कॉमर्स वाला बाय PW ही देखा चलिए ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, इसे आपको करना है, होमवर्क है ये। इसमें अब आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 45,000, 50,000, 53,000, तो ये आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स आपको पढ़ाए, जैसे इसमें लिखा है इंक्लूडिंग 7,000 प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, क्या इसको ऐड होना चाहिए? ये प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट है, तो ये एबनॉर्मल है, इनकम है, एबनॉर्मल इनकम आपने इसमें जोड़ रखी है। अब आप क्या करोगे, आज रूल पढ़ा दिए, अब आप सोच लीजिए। फिर इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ गुड्स वर्थ ₹8,000। अच्छा, ये 50,000 का जो प्रॉफिट आया उसमें 8,000 का नुकसान भी मैंने ले रखा है। अब नुकसान के साथ क्या करते हैं, प्रॉफिट में मैंने सिखाया आज एबनॉर्मल लॉस के साथ क्या होगा, तो वो आपको करना है। 53,000 डज नॉट इंक्लूड 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये 53,000 है, इंश्योरेंस के हमने 5,000 रुपए पे किए, ये नॉर्मल खर्चा होता है,
उसको इंक्लूड ही नहीं कर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, आज मैंने रूल पढ़ाया तो वो इसमें आपको इंपैक्ट लेना है, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहां पर परचेज ईयर कितना है, 2 है, और एवरेज के लिए लास्ट 3 इयर्स बोला हुआ है। लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट बोल रखा है, तो यानी आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन बड़ा तेज होता है, वो आपको बोलेगा कि भाई गुडविल निकालो, लेकिन वो क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, वो बोलेगा प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। तो कई बार क्वेश्चन में अगर एवरेज वर्ड नहीं लगा हुआ है तो फिर आप एवरेज मत करना तो फिर ये डिवाइडेड बाय 3 नहीं आएगा। सीयूटी में हम एक ऐसा सवाल कराते हैं और मोस्टली ये पाया गया है कि 85% लोग रॉन्ग करते हैं जब भी मैं ऐसा सवाल करता हूं, क्योंकि वो बार बार पढ़ के रखते हैं एवरेज प्रॉफिट, तो वो हमेशा प्रॉफिट से डिवाइड कर देते हैं। जबकि एक छोटा सा वर्ड, ये एक छोटा सा वर्ड है एवरेज वर्ड, ये मैं हटा देता हूं कई बार क्वेश्चन में से। तो अगर ये एवरेज वर्ड क्वेश्चन से हट गया तो एवरेज नहीं होगा। समझ गया ना मेरी बात, एवरेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने थोड़ा सा आपको समझा भी दिया। यहाँ लिखा हुआ एवरेज तो एवरेज होगा, नहीं लिखा होगा तो एवरेज नहीं होगा। जो टोटल होगा वही आपकी एवरेज प्रॉफिट हो जाएगी, यानी ये जो टोटल है यही आपका प्रॉफिट है, इसमें सीधा गुडविल से मल्टीप्लाई कर दोगे। पर कब, जब एवरेज क्वेश्चन ना बोले तो, पर यहाँ तो बोल रखा है तो यहाँ आप कर लोगे। अब प्लीज मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब जब हम अगली बार लौटेंगे तो थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि हम क्लास में पीछे चल रहे हैं। और क्योंकि अब हम मिलेंगे कब, मंडे को, तो आपके पास काफी दिन है, तो आपके लिए होमवर्क है। जितने भी हमसे नए जुड़े हैं सबको वेलकम टू द जंगल। ये सबसे अच्छा मौका है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन है आपके पास, आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज कंप्लीट कर लीजिए ना। आज होमवर्क थोड़े से ज्यादा रहेंगे, तो होमवर्क, एक तो बड़ा क्वेश्चन भी होमवर्क है, एक आपके ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेंगे। और हम लोग एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं, जो इस बार हमारे सीबीएसई टॉपर, बिहार के टॉपर्स हैं, उन सबके साथ। तो अगर आपकी इच्छा हो तो 23 तारीख को हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो वो शायद कॉमर्स वाला चैनल पर होती है, क्लास 12 का एक चैनल है कॉमर्स वाले का, उस पर होती है। तो अगर आप लोग चाहें तो उस पर जुड़ना, ठीक है। और वहाँ हैशटैग कॉमेंट्स का जलवा दिखा देंगे। चलिए जी, यहाँ तक रख देता है ना, बाकी बाद में करेंगे। अरे ये तो मुझे क्लास में कराना। पिक वन ऑड, वैसे ऑड वाला मैं आपको करवा चुका हूँ क्या? शायद मैं ऑड वाला आपको करवा भी चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, तो यहां तक होमवर्क है, बाकी सब बाद में देखते हैं। इसमें हो सकता है बहुत सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए होंगे। और ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड में पेपर इजी आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार बोर्ड ने कह रखा है कि हम पेपर इजी ही देंगे। कभी अगर टफ आ गया तो फिर आप ये ना रोने लगना कि भैया हमने तो बिहार बोर्ड के हिसाब से पढ़ा था। इसलिए हम जितना पढ़ा रहे हैं सब आपको पढ़ाना है, ठीक है। बाय निक्को भैया, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, टेक केयर। अरे सो स्वीट, टेक केयर यू टू। ये हुई ना बात यार, ऐसे मैसेज दिल खुश करते हैं। अच्छा लगता है जब बच्चे टीचर की चिंता करते हैं, टीचर बच्चे की चिंता करते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो अब चलते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास है मेरी, फटाफट चलें जी। तो फिर मिलेंगे बड़े दिनों के बाद, पर उम्मीद करेंगे कि आप हमें करेंगे रोज याद। राइम भी बनाना जरूरी है मेरी जान। तो थैंक यू मेरे प्यारे कॉम्युनियंस, थैंक यू अपकमिंग फ्यूचर स्टार्स, सुपर स्टार्स, थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए और मुस्कुराहट को फैलाते रहिए, इस तरीके से जीवन जीते रहिए कि जीते जीते मजा आने लगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।